जोहार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। हम लोग झारखंड हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। झारखंड हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मिडिएवल पढ़ रहे हैं। मिडिएवल में हम लोग दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर चुके हैं। झारखंड में दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर चुके हैं और मुगल कालीन हम लोग पढ़ रहे हैं। झारखंड में मुगल कालीन पढ़ रहे हैं, लेकिन मुगल कालीन में भी हम लोग बाबर और हुमायूं देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर कालीन झारखंड। अकबर कालीन झारखंड, ठीक है। तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक। कब तक? 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है। ठीक है। तो अकबर जो झारखंड पे शासन किया वो दो भागों में बांटा हुआ है, पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध, ठीक है। पूर्वार्ध जो चलता है वो 1556 से लेकर 1576 तक और उत्तरार्ध जो चलता है वो 1576 से लेकर 1605 तक, ठीक है। 1556 से लेकर 1576 तक जो वो किया, क्या किया? तो सक्रिय मुगल विरोधी जो था, सक्रिय मुगल विरोधी जो अफगान के थे उसको दबाने का काम किया। क्यों? तो अफगान जो था वो मुगल के साथ विद्रोह करते थे, मुगल के साथ विद्रोह करके और आके कहाँ बस जाते थे? झारखंड में आके बस जाते थे। तो अकबर ने सोचा सबसे पहले इसी को दमन करते हैं, यानी अफगान को दमन करते हैं। इससे क्या होगा कि विद्रोही मेरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम क्षेत्रीय राजवंश को अपने कब्जा में लेंगे। तो वो सबसे पहले अपने दुश्मन को समाप्त करना चाहे, उसके बाद वो दुश्मन बनाएगा, ठीक है। पहले दुश्मन को समाप्त किया, जो अफगानी था उसको समाप्त किया, उसके बाद वो दुश्मन बनाया। किसको बनाया? तो क्षेत्रीय राजवंश को। ऐसे तो कहने का है दुश्मन, लेकिन बाद में वो उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, क्षेत्रीय राजवंश। और एक चाहे मजबूरी बोलिए या फिर जो बोलिए, लास्ट में उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और कर देना स्वीकार किया, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या किया? 1556 से लेकर 1576 के बीच में तो सक्रिय मुगल विरोधी अफगान का दमन किया। उसके बाद 1576 से लेकर 1605 के बीच में क्या किया? क्षेत्रीय राजवंशों को मुगल के अधीनस्थ बनाया, मतलब अधीनता को स्वीकार कराया। जैसे नागवंश, चेरो वंश और सिंह वंश, इस सबको अधीनता को स्वीकार कराया, ठीक है। अफगानों का दमन कैसे किया उसके बारे में जानेंगे। अकबर विरोधी अफगानों जैसे कौन था? तो गाजी था, हाजी था, याद रखेंगे। गाजी, हाजी, जुनेद और बयाजीद। कौन था? बयाजीद। हाँ, कौन कौन हुआ? गाजी, हाजी, जुनेद और बयाजीद, ठीक है। ये चार अफगानी था जो मुगल के साथ विद्रोह करता था, मुगल के साथ विद्रोह करता था, ठीक है। इन अफगानों के अकबर के विरुद्ध झारखंड के क्षेत्र का उपयोग करता था। ये सब जो अफगानी था ये क्या करता था? उसके साथ विद्रोह भी करता था और झारखंड क्षेत्र का उपयोग करता था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे वो उसके साथ झगड़ा कर लेता था, लड़ाई कर लेता था, और जब उसको उस पे आता था सेना मारने के लिए तो वो कहाँ आके छिप जाता था? तो झारखंड में आके छिप जाता था। झारखंड क्या था? तो जंगल तो था ही। अब देखेंगे हम लोग जुनेद करानी को, ठीक है। वही जुनेद करानी, जो जुनेद है ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जुनेद करानी झारखंड के रास्ते बिहार भागने का प्रयास किया। जुनेद करानी क्या किया? झारखंड के रास्ते बिहार भागने का कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ? रास्ते में ही रामपुर पाता है। रामपुर कहाँ पर स्थित है? तो रामगढ़ में। कहाँ स्थित है? झारखंड के रामगढ़ जिले में रामपुर है। वहां पे मुगल सेना था। कौन था? मुगल सेना था। वहां पे मुगल सेना के साथ उसका मतभेद हुआ, लड़ाई हुआ, जिसमें क्या हुआ? जुनेद खां पराजित हो गए। जुनेद खां पराजित हो गया और इस प्रकार अकबर ने सभी विरोधी अफगान को चाहे वो पराजित कर दिया या फिर उसकी मृत्यु हो गई। यानी जितने भी अफगान थे उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो पराजित हो गए। तो एक तो हम लोग देख लिए, ये कहाँ से कहाँ तक देखे हम लोग? 1556 से 1576 तक ये देख लिए। अब हम लोग उत्तरार्ध को देखेंगे, यानी कि 1576 से 1605 तक। तो सबसे पहले छोटा नागपुर खास का नागवंश देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? छोटा नागपुर का नागवंश, छोटा नागपुर खास का नागवंश देखेंगे। छोटा नागपुर खास की राजधानी खुखरा थी। कहाँ पे थी? खुखरा थी। छोटा नागपुर खास की राजधानी खुखरा थी। अकबर खुखरा विजय पर ध्यान दिया। खुखरा विजय करने का निम्न कारण था। वो क्यों चाहता था? खुखरा को प्राप्त करना क्यों चाहता था उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे सामरिक महत्व, यानी कि वो देख रहा था कि बहुत सारा इस तरह विरोधी था जो कि झारखंड को अपना कब्जा में लाना चाहता था। तो उससे वो प्रभावित हुआ कि आखिर क्यों उसको अपना कब्जा में लेना चाहता था। तो अफगानों की झारखंड प्रिय स्थली रही। इससे कि आखिर वो इसको प्रिय स्थल क्यों मानता था अफगान? पहला,
हुमायूं के विरुद्ध शेर खां, हुमायूं के विरुद्ध जो हुमायूं के साथ शेर खां लड़ा था ना, तो शेर खां सूबेदार बना था बिहार का, एक बार सूबेदार बना था ना, वहाँ का राजा भी बना था और सूबेदार भी बना था शेर खां। तो झारखंड का उपयोग किया था शेर खां ने, झारखंड का उपयोग किया था किससे युद्ध करने के लिए? हुमायूं से युद्ध करने के लिए। तो इससे भी अकबर थोड़ा प्रभावित हुआ कि जरूर कुछ झारखंड में खास चीज़ है। उसके बाद क्या किया अकबर ने, इसके सामरिक महत्व को देखते हुए खुखरा पर अधिकार करना चाहा। आप देखते हैं राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में क्या हुआ, अकबर विस्तारकारी प्रवृत्ति के थे। अकबर जो चाहते थे, हमेशा क्या चाहते थे, विस्तार चाहते थे वो, यानी कि जितना बड़ा क्षेत्र हो उसके अधीन आए। तो सोचा क्यों ना झारखंड को भी अपना अधिकार में कर लिया जाए, इससे उसका क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। आर्थिक कारण क्या था, कोकरा के शंख नदी, शंख नदी कहाँ, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, गुमला में। कहाँ है, गुमला में। तो कोकरा के शंख नदी में मिलने वाले हीरो ने अकबर का ध्यान खींचा। अकबर को पता चला कि शंख नदी से हीरा निकलता है, तो वो भी उसका ध्यान को खींचा। ठीक है। अफगानों के दमन के समय आए अकबर के सैनिकों ने इसके आर्थिक महत्व के बखान किए। जब अफगानों का दमन कर रहा था अकबर का सेना, तो उसने यहाँ पे देखा कि यहाँ का आर्थिक महत्व क्या है। तो शंख नदी के बारे में सेनाओं ने देखा कि शंख नदी से हीरा निकलता है, ये सब सुना। तो यही बात जाके अकबर को सुनाया, तो उससे प्रभावित हुआ अकबर कि नहीं, खुखरा पे विजय प्राप्त करना चाहिए। और अन्य कारण क्या था, तो दक्षिण भारत तक पहुँचने का एक नवीन मार्ग का रास्ता मिला। झारखंड में एक नवीन मार्ग का रास्ता मिला, जिससे कि अकबर ने सोचा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, एक नया रास्ता मिल गया दक्षिण भारत जाने का। इसको देखते हुए झारखंड पे कब्जा करना चाहा अकबर। ठीक है। नागवंशी शासक मुगलों की शक्ति से अनजाने थे। उस समय जो था नागवंशी शासक, मुगल का शक्ति के बारे में उसको पूरी तरह से जानकारी नहीं था कि कितना ही शक्तिशाली है। शाही आदेश के बाद 1585 ईस्वी में शहबाज खां कम्बू ने खुखरा विजय के लिए एक सैन्य टुकड़ी को भेजी और खुखरा में घुसकर मुगल फौज ने लूटपाट मचाया, जिससे खुखरा का राजा मधुकरण शाह ने मुगल अधीनता को स्वीकार किया। क्या किया, मुगल अधीनता को स्वीकार किया। तो कौन आया था वहां, ये आया था शहबाज खां। कौन आया था, शहबाज खां। कौन आया था, शहबाज खां। हाँ, कम्बू, शहबाज खां कम्बू को किसने भेजा था, अकबर ने। अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां कम्बू को भेजा और उसको क्या बोला कि आप जाइए और छोटा नागपुर खास पे विजय, हाँ, छोटा नागपुर खास के खुखरा में, उसकी राजधानी खुखरा था, वही बोला छोटा नागपुर खास पे विजय प्राप्त कीजिए। और वहां पे आया और उसने खूब लूटपाट मचाया और खुखरा का जो राजा था मधुकरण शाह ने मुगल की अधीनता को स्वीकार किया। मुगल की अधीनता को किसने स्वीकार किया, मधुकरण शाह। ठीक है। तो मधुकरण शाह कहाँ के शासक थे, खुखरा के। कहाँ के शासक थे, खुखरा के। अबुल फजल के अनुसार खुखरा का राजा मालगुजारी की स्थिति को स्वीकार कर लिया, नागवंशी शासक मधुकरण शाह को बंदी बना लिया गया। ये किसके अनुसार, अबुल फजल के अनुसार बोला जा रहा है कि उसने मधुकरण शाह ने मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया, फिर भी उसको क्या किया, बंदी बना लिया गया। मधुकरण शाह को बंदी बना लिया गया और उसके बाद उसको कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया। लेकिन मधुकरण शाह की शारीरिक क्षमता एवं व्यवहार से प्रभावित होकर मुगलों ने उन्हें छोड़ दिया। यानी कि वो उसका व्यवहार देखा कि नहीं, व्यवहार बहुत अच्छा है, जिसके कारण कि उसको मुगलों ने छोड़ दिया। नागवंशी शासक मुगलों की अधीनता में आकर मुगलों के उड़ीसा अभियान में सहायता पहुंचाई। जब नागवंशी शासक किसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, मुगल की अधीनता को स्वीकार कर लिया, तो झारखंड होते हुए उड़ीसा जाता, उड़ीसा का अभियान में जा रहा था कौन, तो मुगल उड़ीसा के अभियान में जा रहा था, यानी कि उड़ीसा पे अधिकार करने के लिए जा रहा था। तो नागवंशी शासक ने उसका सहयोग किया। किसका सहयोग किया होगा, जिसका अधीनता को स्वीकार किया, यानी कि मुगल का सहयोग कौन कर रहा था, नागवंशी राजा मुगलों की सहायता कर रहा था। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानभूम और हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश। क्या पढ़ेंगे, मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र का राजवंश। मानभूम एवं हजारीबाग सर्वप्रथम अकबर के समय मुगलों के संपर्क में आया। सबसे पहले किसके संपर्क में आया, अकबर के संपर्क में आया। ऐसे भी हम लोग पहले ही देख चुके थे, बाबर और हुमायूं, इसके समय में
झारखंड पूरी तरह से स्वतंत्र रहा। उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद आया शेर खां। शेर खां, तो शेर खां क्या मुगल शासक था? नहीं था, वो अफगानी था। अगर मुगलों के संपर्क में सबसे पहले अगर आया मानभूम एवं हजारीबाग तो किसके शासनकाल में आया? तो अकबर के शासनकाल में आया। 1590 से 1591 ईस्वी में राजा मान सिंह मिदनापुर जाते समय इस रास्ते से गुजरा था। किस रास्ते से? झारखंड के रास्ते से। मिदनापुर जाते समय झारखंड के रास्ते से गुजरा था। इसने पारा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। पारा एवं तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार किसने कराया था? नहीं सर, अकबर ने नहीं, मान सिंह ने। किसने? मान सिंह ने। मान सिंह ने पारा एवं तेलकुप्पी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, यानी कि मरम्मत कराया। ठीक है। अबुल फजर के आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग का 6 तथा चंपा नामक दो स्थान परगनों के रूप में बिहार प्रांत में शामिल था। बिहार प्रांत में 2 परगना शामिल था झारखंड के कहाँ? हजारीबाग क्षेत्र में। कौन सा? 6 और चंपा। 6 और चंपा किसके अधीन था? बिहार प्रांत के। कहाँ था? बिहार प्रांत में शामिल था 6 और चंपा। अब हम लोग देखते हैं भाई मानभूम हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश जो था सालाना मालगुजारी कितना देना स्वीकार किया? 15,500। कितना मालगुजारी देना स्वीकार किया? 15,500। हम लोग देखेंगे पलामू का चेरो वंश। क्या देखेंगे? पलामू का चेरो वंश 1589 ईस्वी में। कब? 1589 ईस्वी में राजा मान सिंह बिहार के मुगल सूबेदार बना। 1589 ईस्वी में राजा मान सिंह बिहार का सूबेदार बना। किसका? मुगल सूबेदार बना। ठीक है। मान सिंह पलामू की ओर कूचा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान सिंह पलामू की ओर निकला। किधर निकला? पलामू की ओर निकला और उसने अनेक चेरो राजा की हत्या की, अनेक चेरों की हत्या की तथा अनेकों को बंदी बना लिया। अनेक चेरों को बंदी बना लिया और अनेक चेरों का हत्या कर दिया। पलामू में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद वह पटना वापस लौट गया। मान सिंह जो है पलामू में अपनी मजबूत स्थिति बना लिया। कुछ लोग ऐसा था जो शक्तिशाली था, विद्रोह कर रहा था, उसकी हत्या कर दी और जिसने उसकी अधीनता को स्वीकारा कुछ बंदी बना लिया। और जब पूरी तरह से पलामू पे उसने कब्जा कर लिया, मजबूती पा लिया, तो फिर वो कहाँ निकल गया? पटना निकल गया। मान सिंह पटना निकल गया। ठीक है। लूट का माल तथा 54 हाथियों को मुगल दरबार में भेज दिया। पलामू से वो जितना भी लूटा माल, बहुत सारा माल लूटा, उसके बाद 54 हाथी को सबको लेके कहाँ चला गया? मुगल दरबार में ले गया। मुगल दरबार में जाके मुगल बादशाह को दे दिया। ठीक है। पलामू का राजा उस समय कौन था? तो भगवत राय। कौन था? भगवत राय। और उसको क्या उसी को बोला कि नहीं आप ही गद्दी पे बैठ गए। उससे जितना भी माल था वो लूट के ले गया। उसके बाद हाथी को भी ले गया और बोला राजा आप ही बने रहिए। ठीक है। और वहाँ का उस समय राजा कौन था पलामू का? तो भगवत राय। कौन था? भगवत राय। तो पूछा जाएगा कि मान सिंह ने जब पलामू पे आक्रमण किया उस समय पलामू का राजा कौन था? तो भगवत राय। कौन था? भगवत राय। अब 1605 ईस्वी में क्या घटना घटा था? अकबर की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? अकबर की मृत्यु। तो 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद चेरो को स्वतंत्र सत्ता पुनः कायम रह गया। चेरो का जो स्वतंत्र सत्ता जो था वो पूरी तरह से कायम रह गया, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो गया तो अब मान सिंह क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। ठीक है। 1592 ईस्वी में मान सिंह ने राजमहल को बंगाल और बिहार की राजधानी बनाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजमहल क्षेत्र को बंगाल और बिहार की राजधानी कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 1592 ईस्वी में। किसने बनाया था? मान सिंह ने। 1592 ईस्वी में मान सिंह ने राजमहल को बंगाल एवं बिहार का राजधानी बनाया। 1592 ईस्वी में मान सिंह सिभूम से होकर गुजरा। 1592 ईस्वी में कहीं पे जा रहे थे, मान सिंह कहीं पे जा रहे थे तो वो सिभूम के क्षेत्र से होकर गुजरा। अब हम लोग देखेंगे पोरहाट के राजा रंजीत सिंह थे। कौन थे? पोरहाट के राजा रंजीत सिंह ने अधीनता स्वीकार किया और मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया। जिस समय वो सिभूम के क्षेत्र से गुजरा तो सिभूम में ही है। पोरहाट कहाँ पे स्थित है? सिभूम में ही है। तो पोरहाट का राजा उस समय कौन था? रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह ने
मान सिंह की अधीनता को स्वीकार कर लिया। मान सिंह की अधीनता को रणजीत सिंह ने स्वीकार कर लिया और उसके अंगरक्षक दल में शामिल हो गया। ठीक है, अब जहांगीर कालीन हम लोग झारखंड देखेंगे। जहांगीर कालीन झारखंड देखेंगे। जहांगीर के काल में मुगल झारखंड के संबंध में एक नए युग की शुरुआत हुई। एक नए युग की शुरुआत हुई। जहांगीर काल में झारखंड में एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है, छोटा नागपुर खास का नागवंश। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? छोटा नागपुर के नागवंश, छोटा नागपुर खास के नागवंश देखेंगे। ठीक है, मुगल काल में खुखरा के नागवंशी राजा को जमींदार ए खान आलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जमींदार ए खान आलम। मुगल काल में खुखरा के जो नागवंशी राजा था उसको क्या कहा जाता था? जमींदार ए खान आलम। जमींदार ए खान आलम का मतलब क्या होता है? हीरा खान का मालिक। क्या कहा जाता है उसको? हीरा खान का मालिक कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर के तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी क्या है? जहांगीर का आत्मकथा है। जहांगीर के तुजुक ए जहांगीरी में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने का वर्णन है। पहले भी बता चुके थे कि शंख नदी से हीरे की प्राप्त की जाती थी। इसी कारण था अकबर भी इस पे दिलचस्पी दिखा रहा था अपना, और जहांगीर भी अपना दिखा रहा है। ठीक है, जहांगीर को शंख नदी के हीरों की जानकारी थी, इस कारण वह खोखरा जीतना चाहता था। सेम उसी तरह जिस तरह अकबर चाहता था उसी तरह जहांगीर भी चाह रहा है। खोखरा के शासक, उस समय खोखरा का शासक यानी कि नागवंशी शासक, खोखरा का नागवंशी शासक कौन था? दुर्जन शाह। कौन था? दुर्जन शाह। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। जब मुगल सेना आया था दुर्जन शाह के पास, तो इसने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और इसने युद्ध करना स्वीकार किया। क्या किया? युद्ध करना स्वीकार किया और कर देना बंद कर दिया, यानी कर नहीं देना चाहा और युद्ध करना ही सही समझा कि नहीं हम इसे युद्ध करेंगे, कर नहीं देंगे, ना ही हम अधीनता स्वीकार करेंगे। परिणाम स्वरूप जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया। किसको बनाया? जफर खां को। अब क्या किया जहांगीर ने? बिहार का सूबेदार किसको बनाया? जफर खां को। 1612 में जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया और किस्मत खराब रहने के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई और उसने ये अभियान को पूरा नहीं कर पाया। उसका अभियान क्या था कि आप जाइए खुखरा पे विजय प्राप्त कीजिए, यही ना। लेकिन उससे पहले ही जफर खां की मृत्यु हो गई। फिर अब जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने अब नया सूबेदार बनाया इब्राहिम खां को। किसको बनाया? इब्राहिम खां को नया सूबेदार बनाया। पहले जफर खां को बनाया था, जफर खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद किसको बनाया? इब्राहिम खां को। तो आप देखिए दो सूबेदार, जहांगीर ने बिहार का दो सूबेदार बनाया, दो सूबेदार बनाया। पहले किसको बनाया? जफर खां। जफर खां का मृत्यु हो गया, उसके बाद किसको बनाया? इब्राहिम खां। तो इब्राहिम खां ने क्या किया? मुगल राजा के आदेश पर खोखरा पर आक्रमण किया। इब्राहिम खां ने खोखरा पर आक्रमण किया। अब दुर्जन शाह ने क्या किया? अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। जब दुर्जन शाह इब्राहिम खां आक्रमण किया खोखरा पर, तो क्या किया उसने? दुर्जन शाह ने क्या किया? तो उसने अपना अधीनता स्वीकार करने का एक प्रस्ताव रखा कि नहीं हम अधीनता स्वीकार करेंगे। लेकिन इब्राहिम खां उसके अधीनता को स्वीकार नहीं किया और क्या किया? उसको पकड़ लिया, आक्रमण किया और उसको बंदी बना लिया। कहाँ ले गया उसको? मुगल दरबार ले गया। ठीक है, अब दुर्जन शाह ने अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, परंतु इब्राहिम शाह ने उसे ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दुर्जन शाह को बंदी बना लिया गया। उनके साथ उनके पास के हाथी, हीरे सब इब्राहिम खां अपने साथ ले गया। हाथी भी ले गया, हीरा भी ले गया। और उस समय हाथी की संख्या कितना था? तो 23 हाथी भी ले गया और हीरा भी ले गया। ठीक है, दुर्जन शाह को बंदी बनाकर कहां पर रखा गया था? तो ग्वालियर का किला में। दुर्जन शाह को बंदी बनाकर ले गया और उसको कहां पे रखा गया? ग्वालियर का किला में रखा गया। उसको 12 साल तक वहां पे बंदी बनाकर रखा गया था। कितने साल तक? 12 साल तक, यानी कि 1615 से लेकर 1627 तक उसको ग्वालियर के किला में बंदी बनाकर रखा गया था, 12 वर्ष तक। ठीक है, खुखरा के अभियान में लगे सभी मुगल अधिकारियों एवं सेना को पुरस्कृत किया। यानी कि खोखरा से इतना संपत्ति को लेगा, खोखरा पे अधिकार कर लिया मुगल सेना ने, तो
तो कुछ तो उसको मिलना चाहिए ना उसके सेना को, तो उसको पुरस्कृत किया। और इब्राहिम खान को कितना मनसबदार मिला, तो 4000 मनसबदार बनाया गया। कितना दिया उसको, 4000 मनसबदार दिया गया। ठीक है। दुर्जन शाह हीरो के परखी थे। दुर्जन शाह जो थे ना हीरो के बहुत अच्छे परखी थे। ऐसे भी उसको वहां पे कहा जाता था ना, हीरे खान का राजा कहा जाता था ना दुर्जन शाह को। तो हीरे का तो परखी होगा ही, क्योंकि शंख नदी से हीरा निकलता था, उसी के अधीन आता था वो, तो वो हीरे का अच्छे परखी थे। कैद के समय 1627 ईस्वी में हीरो के परखने के लिए जहांगीर ने दुर्जन शाह को बुलाया। यानी कि एक हीरा था, उसको परखना था, जहांगीर को एक हीरा को परखना था। तो वहां पे कोई परख नहीं पा रहा था कि ये हीरा सही है या नहीं है, उसके लिए उसने किसको बुलाया, दुर्जन शाह को। तो ग्वालियर के किले से उसको निकाला और उसको बोला कि आप थोड़ा सा इसको देखिए कि हीरा सही है या नहीं है। और वो अच्छी तरह से उसको देखा और उसने अच्छी तरह से उसको परखा। ठीक है। दुर्जन शाह ने बुलाया और हीरो को सही परखने के कारण पुरस्कार स्वरूप उसे शाह की उपाधि दी। उसने सही से उसको परखा कि नहीं ये अच्छा हीरा है, उसके लिए उसको क्या पुरस्कार में मिला, तो शाह की उपाधि दिया और उसे रिहा कर दिया। क्या कर दिया, रिहा कर दिया और राज उसको लौटा दिया कि आप जाइए और अपना राज को संभालिए, अपने राज को संभालिए। अब दुर्जन शाह ने क्या किया कि उसकी राजधानी तो खोखरा थी, अब उसने अपनी राजधानी कहाँ कर दिया, दोयसा कर दिया। वहां से कहाँ कर दिया उसने अपनी राजधानी, दोयसा कर दिया। ठीक है। अब दोयसा करने का भी उसका 2-3 कारण था, क्योंकि वो सुरक्षित जगह था। दोयसा जो था सुरक्षित जगह था, 3 ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ था, एक तरफ से शंख नदी से। ठीक है। उन्होंने 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। जब उसको रिहा कर दिया, जहांगीर ने दुर्जन शाह को रिहा कर दिया, तो वार्षिक कर देना कितना स्वीकार किया दुर्जन शाह ने, 6000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। कल से हम लोग पलामू के चेरो वंश पढ़ेंगे। पलामू के चेरो वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, जो जहांगीर के शासनकाल में जो जो घटना घटा है पलामू में, उसके बारे में जानेंगे। आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उसको बोलिए सब्सक्राइब करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।